हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। योर ऑडियो वीडियो इज ओके। So all live class students who have already joined, please confirm quickly your audio video is accessible to you. It's okay so that we can start. ताकि हम शुरू कर सकें डिस्कशन को। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है डेरिवेटिव्स को लेकर के। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 36 है, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस। तो इस लेसन में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसके फॉलोइंग वीडियोस में मिल जाएंगे। यानी इस वीडियो में केवल आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा। तो पहले आप इसको अच्छे से करें और फिर जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डेरिवेटिव्स ऑप्शंस। तो सबसे पहले डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि डेरिवेटिव्स किसको हम कहते हैं। सो डेरिवेटिव्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो फ्यूचर में मटेरियल मैच्योर होने वाले हैं। सो दैट मैच्योर इन फ्यूचर। इसकी जो मैच्योरिटी डेट है फ्यूचर में फॉल करती है और इनकी जो वैल्यू है वो अपनी नहीं होती। सो दे डू नॉट हैव देयर ओन वैल्यू। इनकी अपनी वैल्यू नहीं होती। तो ये वैल्यू कहाँ से डिराइव करते हैं? ये वैल्यू कहीं और से लेते हैं। और कहीं और से कहाँ से लेते हैं? ये वैल्यू एसेट्स से लेते हैं और उन एसेट्स को हम कहते हैं अंडरलाइंग। तो डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये फ्यूचर में मैच्योर होते हैं। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये वैल्यू लेते हैं अंडरलाइंग एसेट्स से। और ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या होते हैं? ये अंडरलाइंग एसेट्स फॉर एग्जांपल कमोडिटीज हो सकती हैं, ये अंडरलाइंग एसेट्स इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं। दीज कैन बी इंटरेस्ट रेट्स और दीज कैन ऑल्सो बी फॉर एग्जाम्पल स्टॉक इंडेक्स। ये स्टॉक इंडेक्स हो सकते हैं। यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है जो अंडरलाइंग एसेट जिनको हम कहते हैं। डेरिवेटिव्स को यूज क्यों किया जाता है? वाई डेरिवेटिव्स आर यूज्ड? सो डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कमोडिटीज हों या इंटरेस्ट रेट्स हों या स्टॉक इंडेक्सेस हों, तो इन सभी की वैल्यू में लगातार चेंज आती है। वैल्यू चेंज के कारण अनसर्टेनिटी रहती है और अनसर्टेनिटी के कारण रिस्क रहता है। तो उस प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम जिस डेरिवेटिव की बात करने जा रहे हैं सो दैट इज ऑप्शंस। सो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस इज ए फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब ऑप्शन को हम डिफाइन करते हैं, ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेरिवेटिव्स में हमारे पास कई तरह के डेरिवेटिव्स हैं।
सो फॉरवर्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्वैप्स हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे ऑप्शंस से। तो ऑप्शंस क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं बहुत केयरफुली। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो ऑप्शन इज एन ए कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज हैं। तो कौन कौन सी पार्टीज हैं? एक है बायर ऑफ द ऑप्शन, जिसको हम होल्डर कहते हैं, और दूसरा है सेलर ऑफ द ऑप्शन, तो जिसको हम राइटर कहते हैं। सो वी हैव टू पार्टीज इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट इट गिव्स बायर दैट इज द होल्डर द राइट। तो ये होल्डर को, बायर को एक राइट प्रोवाइड करता है। सो ये राइट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन बायर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो इसका ऑब्लिगेशन नहीं है। सो बायर का राइट क्या है? बायर का राइट है टू बाय और टू सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। सो अंडरलाइंग एसेट क्या है? कमोडिटीज हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, स्टॉक इंडिसेस हो सकते हैं। सो अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का या सेल करने का ये राइट है, जिसमें जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय की जाएगी या सेल की जाएगी। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स को हम ले लेते हैं। 1000 शेयर्स ऑफ से XYZ लिमिटेड। तो इनको परचेज करना या सेल करना, सो दोनों ही तरह की राइट्स अवेलेबल हैं। बाय करने का राइट भी अवेलेबल है और सेल करने का राइट भी अवेलेबल है, लेकिन क्वांटिटी स्पेसिफिक होनी चाहिए और प्राइस भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। और प्राइस आज की प्राइस नहीं, करंट प्राइस नहीं, तो प्राइस है फ्यूचर की प्राइस। तो अब हम इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इट गिव्स बायर दैट इज होल्डर द राइट, नॉट द ऑब्लिगेशन। किस चीज का राइट? टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट। तो ये जो स्पेसिफिक प्राइस फिक्स की जाएगी ये फ्यूचर की प्राइस होगी, और इस प्राइस का स्पेशल नाम है। तो इसका नाम है स्ट्राइक प्राइस। यानी ऑप्शन के अंदर हमारे सामने दो तरह की प्राइसेस का जिक्र होगा, एक स्पॉट प्राइस और एक स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस का मीनिंग है जो करंट प्राइस है। लेट अस से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 12 अप्रैल को, जिसको मैच्योर होना है लेट अस से 12 मई को। तो आज की जो प्राइस है 12 अप्रैल की, उस प्राइस को हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। और जो प्राइस 12 मई के लिए डिसाइड की गई तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस को कहाँ पे मेंशन किया जाएगा? स्ट्राइक प्राइस को मेंशन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो इट इज द प्राइस एट विच द बायर ऑफ द ऑप्शन और होल्डर ऑफ द ऑप्शन विल बी हैविंग राइट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी। और ये कब? ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम। तो ये जो स्पेसिफाइड टाइम है, जो मैच्योरिटी पीरियड है, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन डेट। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए ऑप्शंस को लेकर के। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी आई? एक है ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, एक बायर है जिसको होल्डर कहते हैं, एक सेलर है जिसको राइटर कहते हैं। बायर के पास राइट अवेलेबल है, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। और यहाँ पे हम ये भी अंडरस्टैंड कर लें, अगर बायर की ऑब्लिगेशन नहीं है
तो फिर ऑब्लिगेशन किसकी होगी? तो ऑब्लिगेशन होगी सेलर की, टू सेल और बाय। अगर बायर बाय करना चाहता है तो सेलर की ऑब्लिगेशन होगी सेल करने की, और अगर बायर सेल करना चाहता है तो ऑब्लिगेशन सेलर की होगी बाय करने की, और वो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग, और वो भी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और ये बायर कब यूज कर सकता है? ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन डेट। तो आई एम श्योर ये सारा फंडा डेरिवेटिव्स का और ऑप्शन का अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे इसमें अंडरलाइंग एसेट्स। तो अंडरलाइंग एसेट्स में हमारे पास फिजिकल कमोडिटीज आ जाएंगी, जैसे व्हीट है, राइस है, कॉटन है, गोल्ड है, ऑयल है। ये फिजिकल कमोडिटीज हैं। तो इनके ऊपर बेस्ड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। देन इट कुड बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी स्टॉक्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, या स्टॉक इंडेक्सेस हैं, जैसे हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट इंडेसेस हो सकते हैं, नेशनल स्टॉक के इंडेसेस हो सकते हैं, या बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय ऑप्शन प्रीमियम? तो अभी हमने नोट किया था देयर आर टू पार्टीज। सो वन पार्टी वी कॉल्ड ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर, another party is ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर को क्या मिलता है? राइट मिलता है बाय या सेल करने का, और इसकी ऑब्लिगेशन कौन लेता है? इसकी ऑब्लिगेशन लेता है सेलर। लेकिन ये जिम्मेदारी लेने के लिए वो फीस चार्ज करता है, और फी कौन पे करता है? बायर पे करता है। किसको पे करता है? सेलर को। तो उसी को हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या है? सो इट इज द फी, इट इज द प्राइस पेड बाय बायर टू सेलर टू अक्वायर राइट टू बाय और सेल द ऑप्शन। सो ये राइट हासिल करने के लिए बायर जो फीस पे करता है सेलर को, उस फीस को हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो आई एम श्योर बाय दिस टाइम ऑप्शन क्या होती है, अंडरलाइंग एसेट्स में क्या क्या आता है, या ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, तो ये सारे के सारे इश्यूज हमें अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस वैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है, तो इसको एकदम ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज स्पेसिफाइड और प्री डिटरमिन्ड प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट विच the asset can be purchased or sold if option buyer uses his right to buy or sell on or before expiration date, that is before maturity. The buyer of the option can choose the strike price he wants according to which premium will change. तो this is important, यहाँ पे ये part important आ गया। So let us say ये कॉन्ट्रैक्ट है डेटेड 12th मई का, और एक्सपायरेशन डेट है लेट अस से 12th जून। आज की प्राइस एक पर्टिकुलर शेयर की जिसमें ये ऑप्शंस यूज किया गया, लेट अस से आज की प्राइस है 1000, और एक्सपेक्टेड है कि ये प्राइस इंक्रीज होगी। तो लेट अस से ये प्राइस एक्सपेक्ट की जाती है बाय द बायर कि ये 1100 हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि बायर ऐसा फील करे कि ये 1150 हो जाएगी, या 1150 की बजाय 1200 हो जाएगी बाय जून 12th।
तो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, और जो प्रीमियम पे किया जाएगा तो इस प्राइस को हम क्या कहेंगे, जो 12 जून की प्राइस है, और 12 मई की प्राइस को हम क्या कहेंगे। सो 12 मई की प्राइस को हम कहते हैं स्पॉट रेट यानी करंट रेट, और 12 जून की प्राइस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। वो प्राइस जिसके ऊपर जो बायर या सेलर है ऑप्शन का, जो ऑप्शन का बायर है वो अपने राइट को यूज कर सकता है उस प्राइस के ऊपर। सो जैसे जैसे प्राइस चेंज होगी तो वैसे वैसे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी चेंज होता जाएगा, और स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बायर कोई भी चूज कर सकता है जो प्रिवेलेंट हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम अवेलेबल। उस समय जो अवेलेबल ऑप्शंस हों उनमें से किसी भी प्राइस को वो चूज कर सकता है, और प्राइस के अनुसार उसको प्रीमियम पे करना होगा। नो एक्सपायरी डेट क्या होती है। सो एक्सपायरी डेट को हम एक्सपायरेशन डेट भी कहते हैं। सो दिस इज द डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सपायर्स। इसको हम एक्सपायरेशन डेट या एक्सपायरी डेट कहते हैं। हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर एक्सपायरी डेट कौन सी बनी, 12 मई बनी या 12 जून बनी। यस, व्हाट विल बी द आंसर। बड़ी आसानी से आप इसका आंसर को प्रोवाइड कर सकते हो। इन डेट्स के अंदर हमारी एक्सपायरी डेट कौन सी बनी। सो हमारी एक्सपायरी डेट बनी जून 12। सो इट इज द डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सपायर्स। On expiry date, either option is used or it expires unutilized. अगर 12 जून को हमारे ऑप्शन होल्डर ने, हमारे बायर ने इसको यूज नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी, ये अनयूटिलाइज्ड हो करके एक्सपायर हो जाएगी, यानी इसको यूज नहीं किया गया। तो बायर जो है वो यूज कब करेगा कब नहीं करेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, इसके पीछे क्या रूल रहते हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो 12 जून को अगर वो इसको यूज कर लेता है ऑन और बिफोर दैट डेट तो फिर ये ऑप्शन यूज हो गया, और अगर इसको वो यूज नहीं किया करता तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगी अनयूटिलाइज्ड। सो बगैर यूज किए ये एक्सपायर हो जाएगी। नाउ कॉल ऑप्शंस। सो ऑप्शंस को हम अलग अलग वेरिएंट्स से देखेंगे, जिसमें हमारे सामने कॉल ऑप्शंस आएंगी, पुट ऑप्शंस आएंगी, अमेरिकन ऑप्शंस आएंगी, यूरोपियन ऑप्शंस आएंगी। सो डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस आएंगी, और जब एडवांस में चले जाएंगे, जीआईबी के अंदर नहीं सीआईबी के अंदर आपको और भी कई इसके वेरिएंट्स मिलेंगे। तो वहां पे आपको इन द मनी ऑप्शन मिलेगी, एट द मनी ऑप्शन मिलेगी, सो इन द मनी, एट द मनी, तो इस प्रकार की और ऑप्शन आपको मिलेंगी, लेकिन उनको हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे कॉल ऑप्शंस क्या होती हैं, पुट ऑप्शंस क्या होती हैं, अमेरिकन ऑप्शंस क्या हैं, या यूरोपियन ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल ऑप्शंस की। कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय। तो इस वर्ड को याद रखना है, जो वर्ड कॉल है वो बाय करने के साथ रिलेटेड है। इसमें जो ऑप्शन का बायर है वो बाय कर सकता है। क्या बाय कर सकता है, सो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई स्पेसिफाइड क्वांटिटी को, और ये स्पेसिफिक क्वांटिटी किसकी होगी, अंडरलाइंग एसेट की होगी। सो जिसमें कमोडिटीज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया था जैसे शेयर्स हैं किसी कंपनी के, और ये किस रेट के ऊपर वो परचेज करने का राइट रखता है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई प्राइस है, और ये प्राइस के बेसिस के ऊपर वो कब परचेज कर सकता है,
ऑन और बिफोर एक्सपायरेशन डेट, उसकी एक्सपायरी डेट से पहले भी कर सकता है और एक्सपायरी डेट जिस दिन है वो एक्सपायरी डेट को भी कर सकता है। The seller or writer of the option, however, has the obligation to sell the underlying asset if buyer of the call option decides to exercise his option to purchase. So, जब हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके पास राइट है बाय करने का, और उस केस में सेलर की ऑब्लिगेशन क्या है? सो कॉल ऑप्शन के अंदर जो सेलर की ऑब्लिगेशन है, सेलर के पास राइट अवेलेबल नहीं रहता, सेलर के पास ऑब्लिगेशन अवेलेबल है। सो सेलर की ऑब्लिगेशन क्या है? सेलर की ऑब्लिगेशन है टू सेल दैट अंडरलाइंग एसेट। अगर बायर कहता है कि मुझे परचेज करना है तो सेलर की ऑब्लिगेशन है को उस अंडरलाइंग एसेट को वो सेल करेगा। और किस प्राइस के ऊपर सेल करेगा? करंट प्राइस के ऊपर सेल नहीं करेगा, वो सेल करेगा एट स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है उसके ऊपर। यानी कॉल ऑप्शन के अंदर जो बायर है उसके पास कौन सा राइट अवेलेबल है? उसके पास बाय करने का राइट अवेलेबल है। और कॉल ऑप्शन के अंदर सेलर की ऑब्लिगेशन किस चीज को लेकर के है? सो सेलर की ऑब्लिगेशन है सेल करने की। तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। सो कॉल ऑप्शन, बायर के पास बाय करने का राइट, सेलर की ऑब्लिगेशन सेल करने की है। आई होप ये डिस्टिंक्शन पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बड़ी ध्यान से इस ऑप्शन एग्जाम्पल को हमने अंडरस्टैंड करना है। एन इन्वेस्टर परचेजेज वन यूरोपियन कॉल ऑप्शन। तो यूरोपियन ऑप्शन क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। ऑन इन्फोसिस, ये एक कंपनी है इन्फोसिस, इसके शेयर्स की वो एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹1500, जिसके लिए वो प्रीमियम कितना पे करता है? प्रीमियम वो पे करता है ₹100 का। यानी इस केस में अगर उसको परचेज करना है एक शेयर तो 1500 उसको मार्केट प्राइस पे करनी होगी और ₹100 उसको प्रीमियम पे करना होगा उस कॉल का। If market price of this share on expiry date is more than 1500, then option will be used. तो ऑप्शन को यूज किया जाएगा। कब यूज किया जाएगा? अगर एक्सपायरी डेट के ऊपर जो प्राइस है वो 1500 से ज्यादा होगी। और इसको हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं? इसको थ्योरी के साथ भी लिंक कर देते हैं। यानी जो ऑप्शन बायर है वो इस ऑप्शन को कब यूज करेगा? अगर जो स्ट्राइक प्राइस है उस डेट की, एक्सपायरी डेट की स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। सो जिसमें स्ट्राइक प्राइस लेट अस से इट इज 1550 और उस दिन की जो स्पॉट प्राइस है वो 1500 है, तो तब ऑप्शन होल्डर इस ऑप्शन को यूज करेगा। The buyer of the option will earn profit once share price crosses 1600, लेकिन वो यूज कर सकता है इस केस में उसको ऑप्शन के ऊपर तो प्रॉफिट होगा लेकिन वो अपने प्रीमियम की रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर वो ₹100 प्रीमियम पे कर रहा है। तो ऑप्शन को बाय करके उसको गेन तो होगा लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट उसको कब होगा? प्रॉफिट उसको होगा जब प्राइस 1500 जो उसने प्राइस फिक्स की थी। तो इस केस में मैं उसको उल्टा बोल गया हूं, इसको दोबारा से चेक कर देते हैं। तो लेट अस से
जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1500 है और उस दिन की जो स्पॉट प्राइस है वो 1550 है। तो इस केस के अंदर जब स्पॉट प्राइस ज्यादा है, उस दिन की स्पॉट प्राइस वो ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से, तो वो उस ऑप्शन को यूज करेगा। क्यों यूज करेगा? वो इस वजह से यूज करेगा कि एक्सपायरी डेट को अगर वो मार्केट में परचेज करता है तो वो शेयर उसको 1550 का मिल रहा है, लेकिन अगर वो अपने राइट को यूज करता है तो उसको 1500 का मिल रहा है। तो नेचुरली वो इसको यूज करेगा, इसको परचेज करेगा। सो 50 रुपीज का जो डिफरेंस है वो इसका गेन है, लेकिन उसका गेन तो 50 रुपीज है, क्या वो इसको यूज करके प्रॉफिट कमाएगा या नहीं कमाएगा? तो वो प्रॉफिट कमाएगा या नहीं कमाएगा, इसके लिए हमें क्या देखना होगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस क्या था और प्रीमियम कितना पे किया गया। तो स्ट्राइक प्राइस था 1500 का, प्रीमियम है 100 का, यानी उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1600 है। तो इस केस में वो ऑप्शन को कब यूज करेगा? तो यही यहां पे बताया गया है। Buyer of the option will earn profit if share price crosses 1600, यानी स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम दोनों को जब वो प्राइस क्रॉस कर जाए। सपोज स्टॉक प्राइस उस दिन की जो स्पॉट प्राइस है वो 1800 है, तो फिर उस केस में वो यूज कर लेगा इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर विल बाय 1 शेयर ऑफ इन्फोसिस फ्रॉम द सेलर एट ₹1500। तो 1500 में एक शेयर उसको मिल जाएगा, जबकि मार्केट में प्राइस उस दिन 1800 है। और वो क्या करेगा? इस एक शेयर को परचेज करेगा या उतने शेयर परचेज करेगा जितने शेयर के लिए कॉन्टैक्ट है, वो इमीडिएटली मार्केट में बेच लेगा। तो उस केस में उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट होगा उसको 200 रुपीज का, बिकॉज 1800 उसकी सेल प्राइस होगी जो शेयर वो परचेज करेगा, 1500 उसकी स्ट्राइक प्राइस का है, 100 रुपीज का प्रीमियम है, तो 1600 उसकी कॉस्ट है। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 200 रुपीज। तो आई होप इस एग्जाम्पल को हम ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसी में हम एक दूसरा सीन ले लेते हैं। इन अनदर सिनेरियो, इफ time of expiry, at the time of expiry stock price is below ₹1500, let us say अगर वो 1000 है, तो फिर उस केस में वो इसको यूज नहीं करेगा इस राइट को। सो बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन विल चूज नॉट टू यूज दैट ऑप्शन। क्यों चूज वो नहीं करेगा? उस दिन से अगर वो यूज करता है ऑप्शन को तो वो शेयर 1500 रुपये में परचेज कर सकेगा, लेकिन मार्केट में अगर वो परचेज करता है उस दिन तो 1000 में परचेज कर सकेगा। तो वाई ही विल यूज दिस राइट? तो इस राइट को वो यूज नहीं करेगा, और जब वो इस राइट को यूज नहीं करेगा तो ये ऑप्शन एक्सपायर कर जाएगी अनयूज्ड। और उस केस में जो इसकी कॉस्ट बनती है, ओवरऑल कॉस्ट बायर के लिए क्या बनती है, तो ओवरऑल कॉस्ट इसकी क्या बनेगी? तो ऑप्शन का जो प्रीमियम उसने पे किया वो उसकी कॉस्ट बन गई। सो इसमें वो रेवेन्यू अर्न नहीं करेगा, सो रेवेन्यू उसका लॉस हो जाएगा 100 रुपीज का। तो उस केस में रेवेन्यू अर्निंग किसकी बनेगी? तो रेवेन्यू अर्निंग बनेगी सेलर की, जिसने उस ऑप्शन को राइट किया था। तो दैट मीन ऑप्शन राइटर जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कॉल ऑप्शन के अंदर कि उसकी प्राइस गिरने वाली है फ्यूचर में जाके, और जो ऑप्शन बायर है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उस शेयर की प्राइस फ्यूचर में जाके इंक्रीज करने वाली है। इसी एक्सपेक्टेशन के बेसिस के ऊपर तो इस कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो बायर क्या एक्सपेक्ट करता है कॉल ऑप्शन लेते समय? बायर एक्सपेक्ट करता है कि अंडरलाइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, इसीलिए वो उसको लेता है।
और सेलर क्या एक्सपेक्ट करता है? सेलर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। और सेलर का प्रॉफिट क्या है अगर उसको यूज नहीं किया जाता ऑप्शन को? अगर ऑप्शन को यूज नहीं किया जाता तो सेलर का जो बेनिफिट है वो है टू द अमाउंट, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही रिसीव्ड। और बायर की कॉस्ट क्या है अगर ऑप्शन को यूज नहीं किया जाता? तो बायर की कॉस्ट है द प्रीमियम विच ही इज पेइंग टू द सेलर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे, उसको आपने ज़रूर वॉच करना है। तो उसका डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।